सभी को नमस्कार। देववाणी व्याकरण पर आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं की हिंदी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 का द्वितीय अध्याय लहासा की ओर, जिसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन, के शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर लेकर उपस्थित हुए हैं। आइए सबसे पहले हम इस पाठ के शब्दार्थ पढ़ लें। शब्दार्थ: डाँड़ा, ऊंची जमीन। तिब्बत में जो ऊंची जमीन है उसे डाँड़ा कहा जाता है। थोंगला, थोंगला तिब्बती सीमा का एक स्थान है। भीटे, टीले के आकार जैसा ऊंचा स्थान। जैसे मिट्टी के टीले होते हैं वैसा एक ऊंचा स्थान होता है, उसे भीटे कहा जाता है। कंडे, कंडे होते हैं उपले, गाय व भैंस के गोबर से बने हुए जो होते हैं, जिनको आम देहात में थेपड़ी के नाम से जाना जाता है। सत्तू, भुने हुए अन्न का जो आटा होता है उसे सत्तू कहा जाता है। थुक्पा, सत्तू या चावल के साथ पकाया गया कोई खाद्य पदार्थ, उसे थुक्पा कहा जाता है। गंडा, मंत्र पढ़कर गांठ लगाया गया धागा गंडा कहलाता है। चेरी, फाड़ी हुई। भरिया, भारवाहक, भार ढोने वाला। सुमति, इसकी चर्चा हम पहले पाठ पढ़ते समय भी कर चुके हैं। मंगोल भिक्षु, जिनका नाम था लोबजंग शेख। चलिए हम पहले प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, थोंगला के पहले आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? यह हमने जब पाठ पढ़ा था तब भी हमने चर्चा की थी इस विषय पे कि लेखक ने 2 यात्राएं की थी। पहली यात्रा भिखमंगे के रूप में और दूसरी जो उनकी यात्रा थी वो भद्र व्यक्ति के रूप में उन्होंने यात्रा की थी। लेकिन पहली यात्रा के समय उन्हें एक उचित स्थान मिलता है, एक अच्छा स्थान मिलता है रहने के लिए। लेकिन जैसे ही वो दूसरी यात्रा करते हैं 5 साल बाद, तो उस समय उनका जो वेश था वो भद्र व्यक्ति का था, जेंटलमैन का था, लेकिन फिर भी उन्हें रहने के लिए एक उचित स्थान नहीं मिलता। ये कारण क्या था, जबकि उन्हें अच्छा स्थान मिलना चाहिए भद्र वेश में होने के कारण, जेंटलमैन होने के कारण? तो देखिए हम उत्तर के द्वारा जानते हैं। लेखक के मित्र सुमति की यहाँ के लोगों से जान पहचान होने के कारण भिखमंगों के वेश में रहने के बावजूद भी उन्हें ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली, जबकि दूसरी यात्रा के समय जानकारी न होने के कारण भद्र यात्री के वेश में आने पर भी उन्हें रहने के लिए उचित स्थान नहीं मिला। उन्हें गांव के एक सबसे गरीब झोंपड़े में ठहरने को स्थान मिला। ऐसा होना बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर भी निर्भर करता है, क्योंकि शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम लोग होश हवास को दुरुस्त रख पाते हैं। यह हमने पढ़ा था पाठ में। इसमें 2 कारण रहे थे कि लेखक ने जब दूसरी यात्रा की थी तो उस समय वो अकेले थे, उनके साथ सुमति नहीं थे, और पहली यात्रा के समय सुमति उनके साथ थे और सुमति की जान पहचान अच्छी थी, इस कारण उनको रहने के लिए उचित स्थान मिला। लेकिन दूसरी यात्रा में लेखक की जान पहचान न होने के कारण उन्हें स्थान नहीं मिला। दूसरा ये था कि वो शाम के समय पहुँचे थे वहाँ पर, और शाम के समय लोग वहाँ के क्या करते हैं कि छंग का सेवन कर लेते हैं, और छंग एक नशीला पेय पदार्थ होता है। नशीला पेय पदार्थ पीने के बाद में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो होश और हवास में रहते हैं। तो ये कारण था कि उन्हें ठहरने के लिए उचित स्थान नहीं मिला। आइए दूसरे प्रश्न की चर्चा करते हैं। उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? जो तिब्बत की यात्रा करते थे उन यात्रियों को क्या भय रहता था? क्योंकि वहाँ पर हथियार का कोई कानून नहीं था। तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण उस समय यात्रियों को डाकुओं से मारे जाने का खतरा था, क्योंकि वहाँ की जो सरकार थी वो नरम थी, नरम रहती थी। किन के प्रति? डाकुओं के प्रति। ये कारण था कि उनको हत्या का, मारे जाने का भय बना रहता था जो यात्री यात्रा करते थे।
प्रश्न 3 की चर्चा करते हैं। लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? लंकोर के मार्ग में लेखक का घोड़ा थककर धीमा चलने लगा था, इसलिए लेखक अपने साथियों से पिछड़कर रास्ता भटक गए थे। यानी वो 1.5 मील बाएं तरफ चले गए थे और उन्हें जाना था दाहिनी तरफ। प्रश्न 4 की चर्चा करते हैं। लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? हमने पाठ में पढ़ा था कि सुमति ने लेखक से 2 बार अपने यजमानों से मिलने के बारे में पूछा था। पहली बार लेखक ने मना कर दिया था और इसके बदले उन्होंने कहा था कि मैं आपको लाहसा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। लेकिन जैसे ही दूसरी बार सुमति ने अपने यजमानों से मिलने की आशा व्यक्त की, तब लेखक ने हाँ भर दी थी। तो आइए जानते हैं। एक मंदिर में लेखक वहाँ के बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित पोथियाँ पढ़ रहे थे। जब दूसरी बार सुमति ने पूछा था, उस समय की बात है, तो वो क्या कर रहे थे? लेखक बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित पोथियाँ पढ़ रहे थे। उस समय वे पोथियों को पढ़ने में मगन थे, इसलिए सुमति के अपने यजमानों से मिलने जाने के बारे में पूछने पर लेखक ने उन्हें जाने के लिए कह दिया, क्योंकि वो पोथियां पढ़ने में मगन थे। आइए प्रश्न 5 की चर्चा करते हैं। प्रश्न 5, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? जिन जिन कठिनाइयों का लेखक को सामना करना पड़ा, आइए हम उत्तर के माध्यम से जानते हैं। यात्रा के दौरान लेखक को निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। नंबर 1, उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्हें भिखमंगे के रूप में यात्रा करनी पड़ी। नंबर 2, चोरी के डर से भिखमंगों को वहाँ के लोग घर में घुसने नहीं देते थे। इसी कारण लेखक को भी ठहरने के स्थान को लेकर कठिनाई का सामना करना पड़ा। नंबर 3, डांडा थोंगला जैसी खतरनाक जगहों को पार करना पड़ा। नंबर 4, लंकोर का रास्ता तय करते समय रास्ता भटक जाने के कारण वे अपने साथियों से पिछड़ गए। इस प्रकार की कठिनाइयों का लेखक को सामना करना पड़ा था। प्रश्न 6 की हम चर्चा करते हैं। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। यानी तिब्बत के जो लोग थे, तिब्बती जो समाज था वो कैसा था। उस समय तिब्बती समाज में जाति पांति छुआछूत नहीं था। औरतों के लिए पर्दा प्रथा का प्रचलन भी नहीं था। अपरिचित व्यक्ति को वे अपने घर में आने दे सकते थे, परंतु चोरी के भय से किसी भिखमंगे को घर में घुसने नहीं देते थे। वहाँ आतिथ्य सत्कार अच्छी तरह से किया जाता था। आतिथ्य सत्कार यानी जो अतिथि आता था उसका सत्कार जो वो करते थे वो बहुत ही अच्छी तरह से करते थे, अच्छे तरीके से करते थे। आइए हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न 8, सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं। हमने पाठ में पढ़ा था कि सुमति जहाँ जा गए वहाँ उनके परिचित थे, यानी उनके जानकार थे। उन परिचितों के कारण या उनके इतने जानकार होने के कारण हम सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं, उनकी कैसी विशेषताएं थी, वो हम पढ़ते हैं उत्तर के माध्यम से। सुमति की चारित्रिक विशेषताएं। सुमति व्यवहार कुशल व्यक्ति थे। उनका जो व्यवहार था बहुत अच्छा था। उनका व्यवहार सबसे मित्रतापूर्ण था। वे जहाँ भी जाते थे वहीं अपने अच्छे स्वभाव के कारण मित्र बना लेते थे। ये तो आप जानते ही हो कि इंसान के मित्र और शत्रु उसी के स्वभाव के कारण ही बनते हैं। तो सुमति का जो स्वभाव था, व्यवहार था, वो बहुत ही अच्छा था। इस कारण उनके मित्रों की जो संख्या थी वो ज़्यादा थी। अलग अलग जगहों पर घूमना उन्हें ज़्यादा पसंद था। वे एक से अधिक बार तिब्बत आ चुके थे और वहाँ के हर एक गांव से भली भांति परिचित थे। प्रश्न 9, हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था।
उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ से यह उचित है अथवा अनुचित, विचार व्यक्त करें। ये बात प्रश्न के माध्यम से पूछी गई है कि हमारा जो भेष होता है उसी के आधार पर हमारा आचार और जो व्यवहार है लोग समझते हैं, अंदाज लगा लेते हैं हमारी ड्रेस देखकर, हमारी वेशभूषा देखकर। तो ये अनुचित है या उचित है, इस पर हमें अपने विचार व्यक्त करने हैं। तो आइए देखते हैं। बहुत हद तक वेशभूषा हमारे आचार व्यवहार से संबंधित होती है। वेशभूषा मनुष्य के व्यक्तित्व को दर्शाती है। उदाहरण के तौर पर साधु संत को देखकर उनका सात्विक रूप हमारे सामने उभरता है। जब इसी प्रकार एक भिखमंगे की वेशभूषा देखने पर उसकी आर्थिक विपन्नता सामने आती है, यानी ये गरीब है, भिखारी है, भीख मांगने वाला है, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इस प्रकार का चित्रण हमारे सामने आता है। आइए हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का सब चित्र प्रस्तुत करें। वहाँ की स्थिति आपके राज्य शहर से किस प्रकार भिन्न है। तिब्बत एक पहाड़ी प्रदेश है, यहाँ बर्फ पड़ती है। इसकी सीमा हिमालय पर्वत से शुरू होती है। डाणे के ऊपर से समुद्र तल की गहराई लगभग 17-18 हजार फीट है। पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर दिखते हैं। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ों पर न तो बर्फ की सफेदी थी, न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ पत्थरों का ढेर था। ये तिब्बत की भौगोलिक स्थिति है। यात्रा वृत्तांत गद्य साहित्य की एक विधा है। आपकी इस पाठ्य पुस्तक में कौन कौन सी विधाएं हैं? प्रस्तुत विधा उनसे किन मायनों में अलग है? प्रस्तुत पाठ्य पुस्तक में महादेवी वर्मा द्वारा रचित मेरे बचपन के दिन संस्मरण है। संस्मरण भी गद्य साहित्य की एक विधा है। इसमें लेखिका के बचपन की यादों का एक अंश प्रस्तुत किया गया है। यात्रा वृत्तांत तथा संस्मरण दोनों ही गद्य साहित्य की विधाएं हैं जो कि एक दूसरे से भिन्न हैं। यात्रा वृत्तांत किसी एक क्षेत्र की यात्रा के अपने अनुभवों पर आधारित है तथा संस्मरण जीवन के किसी व्यक्ति विशेष या किसी खास स्थान की स्मृति पर आधारित है। संस्मरण का क्षेत्र यात्रा वृत्तांत से अधिक व्यापक है, यानी संस्मरण जो होता है उसका जो क्षेत्र है वो फैला हुआ होता है। और जो यात्रा है, यात्रा पे हम लिखते हैं जैसे यात्रा वृत्तांत, तो यात्रा वृत्तांत एक विशेष यात्रा पर होता है, उसका दायरा निश्चित होता है। लेकिन संस्मरण का जो दायरा है वो निश्चित नहीं होता है। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल देववाणी व्याकरण से। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और घंटे वाले बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले हमारे जो वीडियो है आपको अविलंब प्राप्त हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।